V85 अध्याय 841 360 व्यंजन। गु लैंग अपने आप को फायरी स्काई हो के अजीब आगाट शोधन के खिलाफ बचाने के लिए बाड़ पिंजरे का उपयोग करना चाहता था। अब जबकि स्ट्रेंज आर्ट अग्नि शोधन समाप्त हो चुका था, गु लैंग को भारी पानी को हटाने के लिए कटलफिश ऑफ डेज पास्ट को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का निर्देश देने की आवश्यकता थी। सबसे बुरी बात यह है कि गु लैंग ने अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग तब किया जब उसने ज़ोंगज़े को अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग करते देखा। एक बार जब गु लैंग के पवित्र स्रोत जीवन रूप ने अपनी शक्ति का उपयोग कर लिया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। भले ही गु लैंग ने अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप की शक्ति को अभी मुक्त न किया हो, लेकिन पवित्र स्रोत जीवन रूप 1 घंटे के भीतर नींद की अवस्था में चला जाएगा और उसे अपनी शक्ति को फिर से मुक्त करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा करने की आवश्यकता होगी। कला मंच और मार्शल मंच का काम 1 घंटे में पूरा नहीं हो सका। गु लैंग को लगा कि ज़ोंगज़ी ने उसे बर्बाद कर दिया है। यदि वह अब मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेता तो उसे अभी भी अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों को हराने का भरोसा था, लेकिन वह चंद्र महारानी और मुख्य रक्षक के शिष्यों की ताकत को नहीं जानता था। वह विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि वह उन पर जीत हासिल कर पाएगा। हालांकि उसने बांस सम्राट से सुना था कि चंद्र महारानी को 1 वर्ष से अधिक समय से उसका शिष्य नहीं मिला था और उसका शिष्य एक युवा व्यक्ति था, और मुख्य रक्षक ने केवल 2 महीने पहले ही उसके शिष्य को स्वीकार किया था। गु लैंग अब अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग नहीं कर सकता था, जो कि उसका सबसे बड़ा गुप्त हथियार था। गार्डे भोज में चंद्र महारानी और मुख्य रक्षक के शिष्यों की शक्तियों के बावजूद ज़ोंगज़ी अब मार्शल आर्ट स्टेज का सबसे संभावित विजेता था। यदि वह ज़ोंगज़े को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता होता और यह नहीं जानता होता कि ज़ोंगज़े युद्ध के दौरान पूरी ताकत लगा देगा, तो गु लैंग को यह संदेह हो सकता था कि ज़ोंगज़े उसे किसी जाल में फंसा रहा है। जब गु लैंग ने ज़ोंगज़े के क्षमाप्रार्थी भाव को देखा तो उसने ज़ोंगज़े को मारने की इच्छा को रोका और कटलफिश ऑफ डेज पास्ट को बाड़ पिंजरे को हटाने का निर्देश दिया। गु लैंग ने आह भरते हुए कहा, मैं बाद में कला मंच में भाग लूंगा। चलो चलते हैं। 12 घंटियों के बाद कला मंच और मार्शल आर्ट मंच जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए। जब मार्शल आर्ट मंच शुरू होता है तो बेहतर है कि आप तुरंत मंच पर न कूदें। हालांकि हर लड़ाई के बाद आपकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से भर जाती है, लेकिन मार्शल आर्ट मंच के नियमों के अनुसार आपके फियरी स्काई हो की अजीब लपटों को फिर से नहीं भरा जा सकता है। लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यू पेशेवरों ने अपनी शक्ति में वृद्धि के साथ अधिक फेय को अनुबंधित किया तथा उनके फेय के लिए विकास की प्रक्रिया भी तेजी से जटिल हो गई। यद्यपि पराक्रमी युद्धों में आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया जाता था, फिर भी कुछ तत्वों को प्रत्येक प्रयोग के बाद पुनः पूर्ति के लिए समय की आवश्यकता होती थी। गु लैंग ऐसा ही एक उदाहरण था। इस प्रकार गु लैंग युद्ध के दीवाने ज़ोंगज़ी को यह चेतावनी देने से खुद को नहीं रोक सका। ज़ोंगज़े को दोषी महसूस हुआ जब उसने गु लैंग को यह कहते सुना कि वह कला मंच में भाग लेने जा रहा है। वह जानता था कि गु लैंग को उसकी वजह से मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने का मौका छोड़ना पड़ा। इसलिए ज़ोंगज़ी ने कहा, बड़े भाई गु लैंग, अगर मैं मार्शल आर्ट स्टेज जीतता हूं तो मैं आपको पवित्र स्रोत जीवन रूप और रेडियंट लाइट का आदेश दूंगा। गु लैंग का मुंह फड़क उठा। ज़ोंगज़े के शब्दों का मतलब था कि उसने गु लैंग की बात का सिर्फ पहला हिस्सा ही सुना था, जबकि दूसरा हिस्सा उसके सिर के ऊपर से निकल गया था। गु लैंग ज़ोंगज़ी से थोड़ा बड़ा था, लेकिन ज़ोंगज़ी आमतौर पर उसे बड़ा भाई कहकर संबोधित नहीं करता था। जब उसने ज़ोंगज़ी को उसे बड़ा भाई कहते हुए सुना तो गु लैंग को लगा कि ऐसा सरल स्वभाव वाला छोटा भाई होना इतना बुरा नहीं है। गु लैंग आगे बढ़ा और बोला, चलो चलते हैं। मुझे पवित्र स्रोत जीवन रूप या रेडियंट लाइट का आदेश नहीं चाहिए, भले ही आप जीत जाएं। आप किचन फ्रेग्रेंस पैलेस के गुप्त व्यंजनों का उपयोग करके मेरे लिए 360 प्लेट भोजन बना सकते हैं। ज़ोंगज़े थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ज़रूर, कोई समस्या नहीं है। हालांकि 360 में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनसे मैं अभी तक बहुत परिचित नहीं हूं। मैं आपके लिए उन्हें बनाने से पहले मास्टर से सीखूंगा। किचन फ्रेग्रेंस पैलेस के 360 व्यंजन उनकी पाक कला तकनीक का सार थे। इनमें 120 स्नैक्स, 120 सब्जी व्यंजन और 120 भोज शैली के व्यंजन शामिल थे। स्वाभाविक रूप से ज़ोंगज़ी ने शेफ सुप्रीम के सबसे कम उम्र के शिष्य के रूप में व्यंजन बनाना सीखा था। वास्तव में शेफ सुप्रीम की क्रिएशन मास्टर तकनीक 360 व्यंजनों में निहित है। हालांकि ज़ोंगज़े ने हमेशा अपनी आत्मा क्यूई पेशेवर कौशल पर ध्यान केंद्रित किया था और 120 भोज शैली के व्यंजनों में से 10 से अधिक से परिचित नहीं था। उन व्यंजनों को तैयार करने के लिए उन्हें शेफ सुप्रीम के प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। गु लैंग के चेहरे पर एक अजीब भाव आया और उसे लगा कि ज़ोंगज़ी बहुत उदार है। मार्शल आर्ट स्टेज में केवल अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों के अलावा और भी लोग भाग ले सकते हैं। एकाग्रता में थोड़ी सी चूक से पतन हो सकता है। हालांकि गु लैंग ने ज़ोंगज़े को कोई और सलाह नहीं दी। यदि ज़ोंगज़े का सचमुच पतन हुआ तो यह उसके जीवन में एक मील का पत्थर माना जाएगा।
इसके अलावा यदि जोंगजी का जीवन सुचारू रूप से चलता रहा तो गु लांग की सलाह बेकार हो जाएगी। अल्पविराम। कला मंच, मार्शल मंच और मार्शल आर्ट मंच शुरू होने के बाद मिडनाइट पैलेस के बाहर शिष्यों ने अपनी एकाग्रता बढ़ानी शुरू कर दी। वास्तव में घबराए हुए लोग अनुभवी और शीर्ष गुटों के नेता थे जो अभी अभी राजघराने के 12 सदस्यों से मिले थे। उस समय मिडनाइट पैलेस के आंतरिक क्षेत्र में एक चाप में 13 सीटें स्थित थीं। इनमें से 12 सीटों पर एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति बैठा हुआ था। बीच वाली सीट खाली थी, लेकिन उस पर एक मोबाइल फ़ोन रखा था। मोबाइल फ़ोन वीडियो कॉल मोड में था और सीट के बीच में रखा हुआ था। वीडियो कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति रेडिक्स क्रिस्टल दीवार के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकेगा कि मिडनाइट पैलेस के बाहर क्या हो रहा है। ये दृश्य देखने वालों को थोड़ा हास्यपूर्ण लगा। हालांकि किसी भी वरिष्ठ और शीर्ष गुट के नेता ने सीधे मोबाइल फ़ोन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उस समय फ़ोन पर एक शांत आवाज़ सुनाई दी, शियुए, लीनिंग मून, मुझे अभी तक आपके शिष्यों से मिलने का मौका नहीं मिला है। वे कितने शक्तिशाली हैं? रात्रि लीन चंद्रमा ने उत्तर दिया, वह शक्तिशाली है, लेकिन ये चरण मेरे शिष्य के लिए अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। फ़ोन पर आए आवाज़ आशा भरी लग रही थी और उसने कहा, तब तो मुझे ध्यान से सुनना होगा। फ़ोन पर आवाज़ में संदेह की झलक दिखी, शियुए, मुझे याद है कि आपने अपने शिष्य को लीनिंग मून से 6 महीने पहले स्वीकार किया था। आप उसे इतने समय से छिपा रहे हैं, लेकिन आपको उसे प्रतियोगिता के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने देना चाहिए, है न? चंद्र महारानी का चेहरा शांत और अभिमानी था, लेकिन वह परेशान महसूस कर रही थी। उससे पूछे गए प्रश्न ने उसे दुविधा में डाल दिया क्योंकि वह नहीं जानती थी कि लिन युआन की शक्ति का वर्णन कैसे किया जाए। चंद्र महारानी को लगा कि वह गुरु के रूप में असफल हो रही हैं। हालांकि वह जानती थी कि लिन युआन लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी शक्ति किस हद तक बढ़ गई थी। वह खांसते हुए बोली, मेरा शिष्य बलवान है। चंद्र महारानी ने इस विषय पर अधिक विस्तार से कुछ नहीं बताया। वह लिन युआन को अपने साथ गार्डिये बैंक्वेट में ले जाना चाहती थी और उसे जनता के सामने पेश करना चाहती थी। इसलिए उसने उसे आर्ट स्टेज, मार्शल स्टेज और मार्शल आर्ट स्टेज के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था। लिन युआन केवल 18 वर्ष का था और उसे लगा कि 27 या 28 साल के लोगों के खिलाफ लड़ना उसके लिए अनुचित था। फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने हल्की खांसी की। उसे आश्चर्य हुआ कि चंद्र महारानी ने अपने शिष्य के बारे में शेखी बघारने का मौका क्यों नहीं लिया। इस साल मार्शल आर्ट स्टेज का पुरस्कार ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट है। मैंने इसे पहले ही लीनिंग मून को सौंप दिया है। चूंकि यह गार्डिये बैंक्वेट के लिए एक पुरस्कार है, इसलिए लीनिंग मून को इसे प्रस्तुत करना चाहिए। कॉल के दूसरी ओर से आई आवाज़ शांत लग रही थी, लेकिन इसने वरिष्ठ नेताओं और शीर्ष गुटों के नेताओं को हिलाकर रख दिया। इससे पहले केवल ये घोषणा की गई थी कि एक पवित्र स्रोत जीवन रूप मार्शल आर्ट स्टेज के पुरस्कार का हिस्सा होगा, और यह पहले से ही लोगों को लालसा के साथ पागल करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि पवित्र स्रोत जीवन रूप के शीर्ष पर और भी अधिक मूल्यवान दीप्तिमान प्रकाश का क्रम भी होगा। उस समय सभी को उम्मीद थी कि उनके शिष्यों की युवा पीढ़ी मार्शल आर्ट स्टेज जीतने में सक्षम होगी। हालांकि वे सभी जानते थे कि मार्शल आर्ट स्टेज जीतना इतना आसान नहीं था। चंद्र साम्राज्य, मुख्य रक्षकी, शेफ सुप्रीम और बांस सम्राट के शिष्य मार्शल आर्ट स्टेज के विजेता बनने के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार थे। वरिष्ठ एवं शीर्ष गुटों के नेताओं की आंखों की चमक थोड़ी धुंधली हो गई। उस समय कॉल के दूसरे छोर पर शांत आवाज ने कहा, सिकाडा सॉन्ग, आप गार्डिये बैंक्वेट में एक शिष्य चुनने का इरादा कर रहे थे। क्या आप अभी भी ऐसा करने की योजना बना रहे हैं? 13 सीटों में से एक पर बैठे एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए चेहरे और आंखों में खुशी के भाव के साथ कहा, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन न केवल मैं अभी भी ऐसा करने की योजना बना रहा हूं, बल्कि आयरन प्रिजन भी अब एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। मुस्कुराते चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने पास बैठे कठोर और पत्थर जैसे चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा। सिकाडा सॉन्ग को लगा कि आयरन प्रिजन एक नकलची मात्र है। जब मैंने कहा कि मैं शिष्यों को स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं, तो उन्होंने भी किसी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब जब मैं शिष्य बनाना चाहता हूं, तो वे भी तुरंत एक शिष्य को स्वीकार करना चाहते हैं। आयरन प्रिजन के क्रोधी चेहरे को देखकर सिकाडा सॉन्ग को लगा कि आयरन प्रिजन का शिष्य बनना यातना होगी। मुस्कुराती आंखों वाले उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम था कि उसके शब्दों ने उसके पीछे खड़े वरिष्ठ और शीर्ष गुटों के नेताओं की आंखें तुरंत उत्साह से चमकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी अफवाहें थीं कि सिकाडा सॉन्ग एक शिष्य को स्वीकार करने का इरादा रखता है, लेकिन अब अफवाहें सच साबित हुईं। इसके अलावा ये भी पता चला कि आयरन प्रिजन भी गार्डिये बैंक्वेट में एक शिष्य का चयन करने जा रहा था। यद्यपि यह अज्ञात था कि शिष्यों को स्वीकार करने के लिए उनके मानदंड क्या थे, फिर भी विभिन्न परिवारों के शिष्यों के लिए राजघराने के 2 सदस्यों के शिष्य बनने की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी।
ये लगभग निश्चित था कि ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट या तो चंद्र साम्राज्य, चीफ गार्ड जी, शेफ सुप्रीम या बांस सम्राट के शिष्यों के हाथों में आएगा। अन्य शिष्यों को तो शायद प्रतिस्पर्धा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि राजपरिवार के किसी सदस्य का शिष्य बनने का अवसर था, इसलिए राजपरिवार के सदस्यों के वर्तमान शिष्यों को स्वतः ही बाहर कर दिया गया। आखिरकार दो राजघरानों के सदस्यों के लिए एक ही शिष्य को शिक्षा देना असंभव था, क्योंकि इसे एक दूसरे के शिष्यों को छीनने के रूप में देखा जाता। इसलिए ये दोनों स्थान अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों के लिए उपलब्ध थे। यदि अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों में से कोई भी लॉर्ड सिकाडा सॉन्ग या लॉर्ड आयरन प्रिजन का शिष्य बन सकता है, तो उन्हें भविष्य में रेडियंट लाइट के आदेशों के लिए लड़ने के लिए उतना ही मौका मिलेगा जितना कि राजघराने के सदस्यों के वर्तमान शिष्यों को है, जब भी अवसर आएगा। पूरे मिडनाइट पैलेस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए जुओ मिंग ने कला मंच, मार्शल स्टेज और मार्शल आर्ट स्टेज के नियमों और पुरस्कारों की घोषणा की। लिन युआन ने जब जुओ मिंग को कला मंच और मार्शल स्टेज के पुरस्कारों का उल्लेख करते सुना तो उसने सिर हिलाया। कला मंच और मार्शल मंच के चैंपियन के लिए पुरस्कार वैसे ही थे जैसा लियू जी ने कहा था, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार स्पष्ट रूप से पहले स्थान के मुकाबले कम थे। फिर भी भीड़ में अत्यधिक रुचि थी। जब मार्शल आर्ट स्टेज के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई तो भीड़ में हंगामा मच गया। ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट का उल्लेख सुनकर गु लांग उदास हो गया। वह रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य नहीं था। हालांकि उसने पहले भी रेडियंट लाइट का ऑर्डर प्राप्त किया था, लेकिन एक व्यक्ति के पास कितने रेडियंस हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं थी। गु लैंग को अपने ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट के साथ रेडिएशन दूत बनने का मौका मिला। हालांकि रेडियंट लाइट का एक और ऑर्डर निस्संदेह रेडियंस दूत बनने की उनकी संभावनाओं को बढ़ा देगा। गु लैंग और जोंगजी उस समय ध्यान का केंद्र बन गए जब उन्होंने मिडनाइट पैलेस के बाहर वाले क्षेत्र में कदम रखा। चीफ गार्ड ये के शिष्य के रूप में लियू जी की स्थिति उत्कृष्ट थी और लिन युआन की पहचान रहस्य में लिपटी हुई थी। उन्होंने लगभग 3 घंटे तक भीड़ का ध्यान खींचा था। लिन युआन, लियू जी, लॉन्ग ताओ और बाकी लोगों ने भी गु लांग और जोंगजे पर ध्यान दिया था। लॉन्ग ताओ ने लिन युआन से कहा, बैंगनी रंग के कपड़े और बैंगनी बांस की कढ़ाई वाले व्यक्ति का नाम गु लैंग है। वह भगवान बांस सम्राट का सबसे छोटा शिष्य है। खरोंचदार आधे कवच वाले व्यक्ति का नाम जोंगजी है। वह शेफ सुप्रीम का सबसे छोटा शिष्य है। जब लॉन्ग ताओ उन दोनों को लिन युआन से परिचित करा रहा था, तो लिन युआन ने जोंगजी और गु लांग को संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। किसी कारण से लिन युआन को लगा कि उन दोनों से एक अजीब पवित्र स्रोत जीवन रूप की आभा निकल रही थी, जैसे कि उन्होंने हाल ही में पवित्र स्रोत जीवन रूपों का उपयोग किया हो। उसी समय लिन युआन उत्साह से भर गया। उसने काफी समय से इतना तीव्र जुनून महसूस नहीं किया था। आखिरी बार उसे यह एहसास चेन होनफेंग के साथ लड़ाई के दौरान हुआ था, इससे पहले कि वह दिव्य सीढ़ी पर चढ़ता। एक लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर की त्वचा में लिन युआन स्वाभाविक रूप से आवेगी था। आवेगशील लोग लड़ना पसंद करते हैं। यद्यपि वह पहले भी एक बार ऑल स्टार मैच में भाग ले चुके थे, लेकिन उन्होंने उस मैच में शुरू से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा था और इससे वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुए थे। लेकिन अब लिन युआन को लगा कि वह आखिरकार एक अच्छी लड़ाई लड़ने वाला था। जे ने भीड़ को देखते हुए कहा, अब जब सभी लोग यहाँ हैं, तो कला मंच, मार्शल स्टेज या मार्शल आर्ट स्टेज के लिए पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आप केवल एक चरण में भाग ले सकते हैं। जो लोग कला मंच में भाग ले रहे हैं, वे मेरे साथ प्रजनन कक्ष में आ सकते हैं और अपना विषय चुन सकते हैं और उसके अनुसार एक फे का पालन पोषण कर सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का विषय अलग अलग होता है, लेकिन सभी विषयों को मून एम्प्रेस और लॉर्ड बैम्बू मोनाक द्वारा चुना गया था। सभी विषयों का कठिनाई स्तर समान है और क्रिएशन मास्टर के रूप में आपकी शक्तियों का परीक्षण करेगा। जो व्यक्ति सबसे पहले ब्रीडिंग रूम से बाहर आएगा, वह चैंपियन होगा। शीर्ष 3 के ब्रीडिंग रूम से बाहर निकलने के बाद आज स्टेज समाप्त हो जाएगा। यूजे एक लंबे गलियारे की ओर चले गए। उनके पीछे अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्य थे जो कला मंच में भाग लेने जा रहे थे। लांग ताओ भी उसका अनुसरण करने के लिए खड़ा हो गया। लिन युआन, ली हुआन, लियू जी, गाओ फैंग और सन निंगजियांग ने जाने से पहले उन्हें प्रेरणा के कुछ शब्द दिए। लांग ताओ भी आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। हालांकि लॉन्ग ताओ के पास मजबूत लड़ने की क्षमता थी, लेकिन उसे अपने क्रिएशन मास्टर की क्षमताओं पर अधिक भरोसा था। वह जानता था कि भले ही उसकी क्रिएशन मास्टर शिक्षा लिन युआन, जोंगजी या गु लैंग की तुलना में नहीं हो सकती थी, फिर भी उसका स्तर शीर्ष गुटों के अन्य शिष्यों से ऊपर था। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली के क्रिएशन मास्टर कौशल केवल मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम से ही कम थे। यहाँ तक कि रॉयल्टी के सदस्यों के शिष्य भी जो बचपन से ही क्रिएशन मास्टर कौशल सीख रहे थे, वे भी लॉन्ग ताओ की बराबरी नहीं कर सकते थे। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली के एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उनके परिवार ने उनकी क्रिएशन मास्टर शिक्षा में अनगिनत संसाधनों का निवेश किया था। लॉन्ग ताओ के आत्मविश्वास को तब झटका लगा जब वह झुकते हुए चंद्रमा पर्वत पर चंद्र महारानी का शिष्य बनने में असफल रहा।
कोइलिंग ड्रैगन की घाटी में लौटने के बाद उन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लेने के अपवाद के साथ अपनी क्रिएशन मास्टर शक्तियों को बढ़ाने के लिए मूल रूप से खुद को बंद कर लिया था। अब लांग ताओ को यह एहसास हो गया था कि जब वह सर्वोत्तम स्थिति में होगा तो वह अपनी आत्मा के एक छोटे से हिस्से का उपयोग आत्मिक द्रव्यों को तैयार करने के लिए कर सकता है। वह जानता था कि वह कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए द्वार के पास पहुंच रहा था। कुछ और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली क्लास 4 क्रिएशन मास्टर बन जाएगा। सभी अनुभवी और शीर्ष गुटों की उपस्थिति में गार्ड ये बैंक्वेट निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय आयोजन था। जैसी कि अपेक्षा थी, शीर्ष 50 गुटों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अनुभवी गुटों को अपने लिए उपलब्ध 100 स्थानों में से एक स्थान सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गार्ड ये बैंक्वेट में उपस्थिति का स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए मिडनाइट पैलेस के बाहर बहुत अधिक युवा शिष्य नहीं थे। राजपरिवार के सदस्यों के 4 शिष्य, शीर्ष गुटों के 50 शिष्य तथा वरिष्ठ गुटों के 100 शिष्य, कुल मिलाकर 154 युवा शिष्य थे जो मध्यरात्रि महल के बाहर खड़े थे। अनुभवी और शीर्ष गुटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए अधिकांश शिष्यों के पास सृजन मास्टर कौशल थे, और यह कहा जा सकता है कि मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में युवा सृजन मास्टर्स की सबसे अधिक संख्या थी। फिर भी क्रिएशन मास्टर एक दुर्लभ पेशा था और उपस्थित युवा शिष्यों में से केवल आधे के पास ही क्रिएशन मास्टर कौशल था। मार्शल आर्ट स्टेज के अभूतपूर्व पुरस्कार के कारण लॉन्ग ताओ ने अनुमान लगाया कि कला स्टेज में अधिकतम 30 लोग ही भाग ले सकेंगे, क्योंकि कम से कम 40 शिष्य होंगे जो मार्शल आर्ट स्टेज में अपना हाथ आजमाने का साहस जुटाएंगे। जब वह सोच रहा था तो लॉन्ग ताओ ने तेजी से सांस ली जब उसने यूजे की ओर देखा। उसकी यह प्रतिक्रिया गु लैंग को देखने के कारण थी, जो यूजे के पीछे चल रहा था। गु लैंग के कार्यों ने लॉन्ग ताओ और कला मंच में भाग ले रहे अनुभवी और शीर्ष गुटों के अन्य शिष्यों को चौंका दिया। लिन युआन ने गु लैंग को सावधानी से देखा। उसने यूजे के चेहरे पर थोड़ी उलझन भी देखी, जो ये दर्शाता था कि यूजे ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गु लैंग कला मंच में भाग लेगा। लांग ताओ का सारा आत्मविश्वास अचानक टूट गया। कला मंच के लिए दूसरा पुरस्कार एक द्वीप वेल था, जिसका पोषण अभी तक आत्मा क्यूई और शुद्ध जल तत्व द्वारा नहीं किया गया था, जबकि तीसरा पुरस्कार इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कछुआ था। इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कछुआ तूफानी बादलों से पर्याप्त मात्रा में बिजली अवशोषित करने के बाद अपने खोल पर इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विकसित कर सकता है। यद्यपि विद्युत क्रिस्टल में स्वर्गीय युवती श्रेणी के तात्विक मोती के समान शुद्ध तात्विक ऊर्जा नहीं होती, फिर भी उनकी शुद्धता लगभग 75% हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कछुए को अपने खोल पर इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उगाने के लिए क्रिएशन मास्टर संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस तूफानी बादलों को खोजने की जरूरत थी। इस प्रकार क्रिस्टल इलेक्ट्रिक कछुआ मूलतः संसाधनों का एक स्रोत था जिसे अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लॉन्ग ताओ जानता था कि 5 इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कछुए भी द्वीप वेल की तुलना नहीं कर सकते थे, जिसे अभी तक आत्मा क्यूई और शुद्ध जल तत्व द्वारा पोषित नहीं किया गया था। प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान के पुरस्कार के बीच मूल्य की दूरी द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के पुरस्कार के बीच की दूरी से भी अधिक थी। यद्यपि वे दोनों द्वीप वेल थे, लेकिन एक द्वीप वेल के दूसरे स्थान के पुरस्कार के लिए, जिसका अभी तक आत्मा क्यूई और शुद्ध जल तत्व द्वारा पोषण नहीं हुआ था, एक द्वीप वेल के पहले स्थान के पुरस्कार की तुलना में सृजन मास्टर संसाधनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता थी, जो कि अंडे से निकलने वाली थी। यहाँ तक कि कोइलिंग ड्रैगन्स वैली को भी क्रिएशन मास्टर संसाधनों का उत्पादन करने में कठिनाई होगी, जिनकी आवश्यकता आइलैंड वेल को होगी। शीर्ष गुटों और अनुभवी गुटों के बीच एक पुरानी कहावत दोहराई गई थी, बिना अंडे से निकले आइलैंड वेल का होना उतना प्रभावशाली नहीं है। ये तभी प्रभावशाली है जब आप इसे सेते हैं। यहाँ तक कि संसाधनों से भरपूर अनुभवी गुटों को भी एक द्वीप वेल को पालने में दशकों लग गए। जैसे ही उसने गु लांग को देखा, लांग ताओ ने चैंपियन बनने के सारे विचार त्याग दिए। यद्यपि उसने प्रथम स्थान की आशा छोड़ दी थी, फिर भी वह दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देने वाला था। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली द्वीप वेल को जन्म देने में सक्षम होगी, जिसे अनुभवी गुट करने में असमर्थ थे। पहले से ही एक अंडे से निकले द्वीप वेल के होने के बावजूद अंडे से न निकला द्वीप वेल अपने आप में एक रणनीतिक संसाधन था। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली अन्य अनुभवी गुटों के साथ आवश्यक संसाधनों के व्यापार के लिए आइलैंड वेल का उपयोग भी कर सकती थी। लॉन्ग ताओ चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह केवल दूसरे स्थान के लिए प्रयास कर सकता था। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने की कोशिश कर रहे दिग्गज और शीर्षस्थ गुटों के शिष्यों के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने अभी अभी करेला खाया हो। उनके चेहरे पर काफी कड़वाहट आ गई थी। वे सभी जानते थे कि कक्षा 5 के सृजन गुरु के शिष्य की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करना मूर्खता की पराकाष्ठा थी। रेडिक्स दीवार के दूसरी तरफ बांस सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए गु लैंग को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हमेशा स्थिर रहने वाला शिष्य क्या कर रहा है। अपने सबसे छोटे शिष्य के प्रति उनकी समझ को देखते हुए उन्हें मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेना चाहिए।
गु लान को अपना शिष्य स्वीकार किए हुए काफी समय बीत चुका था। राजपरिवार के सभी अन्य 11 सदस्य जो वहां मौजूद थे, साथ ही वीडियो कॉल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने भी गु लान को देखा था। यहां तक कि चंद्र महारानी ने भी बांस सम्राट की ओर देखा जब उसने गु लान को कला मंच में भाग लेने के लिए जाते देखा। शेफ सुप्रीम, जो केवल दर्शक बनकर देख रहे थे, ने अपने सबसे छोटे शिष्य की ओर देखा। जब उन्होंने जोंग जेड के चेहरे पर भाव देखे तो शेफ सुप्रीम स्तब्ध रह गए। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि गु लैन क्यों आज स्टेज में भाग ले रहा था। हालांकि उसे लगा कि उसका अनुमान सही था, फिर भी उसने यह बात खुलकर नहीं कही। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, बांस सम्राट, किचन फ्रेग्रेंस पैलेस में वह वस्तु नहीं है जिसके बारे में आपने कहा था कि वह आपकी बुरी किस्मत को तोड़ सकती है। हालांकि मेरे पास 100 समृद्धि शराब की एक बोतल बची हुई है। सर्दियों के दौरान मैंने बेर के फूलों से बर्फ एकत्र की और 100 प्रकार के समृद्धि फूल प्रकार के फूलों की कलियों का उपयोग किया और उन्हें तड़का लगाया। ये बोतल लगभग 40 वर्षों से सील है। इसके अंदर की समृद्धि आपके बुरे भाग्य को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन यह इसे कुछ समय के लिए दबा सकती है। शेफ सुप्रीम के बैठने से पहले ही उन्होंने वांग फुक्सियांग की शारीरिक स्थिति का अध्ययन कर लिया था। उसने 100 समृद्धि मदिरा बनाने में बहुत प्रयास किया था, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि उसकी दुर्भाग्य कितनी परेशानी वाली थी, वह निश्चित नहीं था कि 100 समृद्धि मदिरा कितनी देर तक दुर्भाग्य को दबा पाएगी। वांग फुक्सियांग बांस सम्राट के पीछे खड़ी थी। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। जब राजपरिवार के सदस्य मिडनाइट पैलेस के आंतरिक क्षेत्र में पहुंचे तो वांग फुक्सियांग ने महसूस किया कि उनकी नज़रें एक पल के लिए उस पर टिकी रहीं। चंद्र महारानी ने उसे बहुत देर तक देखा था। वांग फुक्सियांग बांस सम्राट को परेशान नहीं कर सकती थी और उनसे पूछ भी नहीं सकती थी कि क्या उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में उसकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। उसने अपने लंबे जीवन का हर मिनट और हर सेकंड अपने दुर्भाग्य को दूर करने का रास्ता खोजने में बिताया था। वांग फुक्सियांग अपनी बुरी किस्मत की स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। आखिरकार कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर बांस सम्राट भी अपनी बुरी किस्मत को नहीं तोड़ सके और इससे प्रभावित हुए। इस प्रकार वांग फुक्सियांग को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि उसका दुर्भाग्य टूट सकता है। जब उसने बांस सम्राट के साथ रहने का फैसला किया था तो वांग फुक्सियांग ने उसकी अंततः मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। जब उसने शेफ सुप्रीम को ये कहते सुना कि 100 समृद्धि वाली शराब कुछ समय के लिए उसके दुर्भाग्य को दबा सकती है, तो वांग फुक्सियांग को लगा कि उसे कोई चमत्कार मिला है। यदि उसका दुर्भाग्य दबा दिया गया तो वह कुछ समय तक बांस सम्राट के साथ सामान्य रूप से रह सकेगी। वांग फुक्सियांग ने सोचा, अगर 100 समृद्धि वाली शराब 1 साल के लिए मेरे दुर्भाग्य को दबा दे तो बहुत अच्छा होगा। शायद मैं उस दौरान बच्चा पैदा कर सकूं। बांस सम्राट अपने सबसे छोटे शिष्य के निर्णय से उलझन में था, लेकिन अब जब उसने शेफ सुप्रीम की बात सुनी तो उसका ध्यान पूरी तरह से भटक गया। जैसे ही बांस सम्राट शेफ सुप्रीम को धन्यवाद देने वाला था, चंद्र महारानी ने उसे क्रोधित दृष्टि से देखा। वांग फुक्सियांग का जन्म दुर्भाग्य के साथ हुआ था। 1000 प्रकार के समृद्धि वाले जानवरों से बनी शराब भी उसके दुर्भाग्य को लंबे समय तक नहीं रोक सकती थी, 100 समृद्धि वाली शराब तो और भी कम। यह अधिकतम 2 महीने तक ही प्रभावी रहेगा। चंद्र महारानी 100 समृद्धि मदिरा भी बना सकती थी, लेकिन हर बार जब उसका विरोध किया जाता तो उसका दुर्भाग्य और अधिक प्रबल हो जाता। अगली बार इसे दबाना और भी कठिन हो जाएगा। उन्हें लगा कि शेफ सुप्रीम का विचार गोली के छेद पर पट्टी बांधने जैसा होगा और इससे समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकेगा। अब चंद्र महारानी केवल देखना चाहती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आज स्टेज, मार्शल स्टेज और मार्शल आर्ट स्टेज में कौन जीतता है। जल्द ही लिन युआन ने अपने लिए तैयार किए गए कपड़े पहन लिए और उसके बगल में बैठ गया। उस समय वह आधिकारिक तौर पर लिन युआन की पहचान की घोषणा करेगी और दुनिया को बताएगी कि झाओ जियू का शिष्य कौन था। इस प्रकार उन्हें युवा लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी उबाऊ लगी। यूजे ने अपने पीछे खड़े युवा शिष्यों से कहा, ठीक है, यदि कोई और कला मंच में भाग लेने का इरादा नहीं रखता है तो प्रतिभागियों की अंतिम संख्या 25 तय की जाएगी। यूजे लंबे गलियारे में चलने लगा। गाओ फैंग ने देखा कि लॉन्ग ताओ यूजे के पीछे लंबे गलियारे में गायब हो गया और लिन युआन से कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं होता कि कला मंच इतना उबाऊ है। लिन युआन, आप एक क्रिएशन मास्टर होंगे क्योंकि आप मार्शल आर्ट स्टेज में भाग ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह उचित है कि हर किसी का विषय अलग हो? लिन युआन ने जवाब देने से पहले सोचा, यदि वे क्रिएशन मास्टर कौशल का परीक्षण कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा का ये तरीका उचित है। कला मंच के आयोजन से पहले लिन युआन को यह नहीं पता था कि प्रतियोगिता इस तरह से आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का ये तरीका लिन युआन के लिए अत्यंत लाभदायक था, क्योंकि विषयों के चयन से लिन युआन को खराब ग्रेड की समस्या से बचने में मदद मिली। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि मार्शल आर्ट स्टेज का कला भाग उसी तरीके से चलाया जाएगा।
इससे पहले कि गाओ फैंग लिन युआन के शब्दों पर अपना सिर हिला पाते, जुओ मिंग ने कहा, कला चरण तुरंत समाप्त नहीं होगा, लेकिन मार्शल चरण अभी शुरू होगा। जुओ मिंग ने महल के बाहर के क्षेत्र के केंद्र में एक बड़े खाली क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मार्शल आर्ट स्टेज यहां आयोजित किया जाएगा और मैं आपातकालीन सहायक बनूंगा। मैं प्रत्येक हमले की ताकत का आकलन करूंगा कि क्या दूसरा पक्ष इसे संभालने में सक्षम होगा। यदि हमला प्रतिद्वंद्वी के लिए संभालने के लिए बहुत अधिक है, तो मैं प्रत्येक प्रतिभागी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई को समाप्त करने के लिए कदम उठाऊंगा। यदि आप मार्शल स्टेज में भाग लेना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ चलें। गाओ फैंग अभी भी सिर हिला रहा था और लिन युआन से कला मंच के बारे में और अधिक पूछने वाला था, लेकिन जुओ मिंग ने जो कहा उसे सुनकर उसके सभी उठते सवाल उसके गले में ही वाष्पित हो गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कला मंच और मार्शल मंच एक साथ आयोजित होंगे। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्द ही अच्छी पिटाई मिलने वाली है। अध्याय 845 गाओ फैंग की खुशी दुख में बदल गई। गाओ फैंग को बस यही उम्मीद थी कि उसकी पिटाई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगी। अगर उसे बुरी तरह पीटा गया तो ये बहुत अपमानजनक होगा। इसके अलावा इस बात की भी संभावना थी कि घर लौटने पर उसे दूसरी बार भी पीटा जाएगा। गाओ फैंग अस्थिरता से खड़ा हुआ और उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसके कंधे पर पड़ा है। गाओ फैंग के कान में एक गहरी आवाज ने कहा, डरो मत। अगर तुम लड़ाई के दौरान टिक नहीं सकते तो अंकल जुओ की तरफ धीरे से अपना सिर हिलाओ। गाओ फैंग ने मुड़कर देखा कि लियू जी भी खड़ी हो गई थी। लियू जी ध्यान का केंद्र थे। जब लियू जी ने खड़े होकर गाओ फैंग के कंधे पर अपना हाथ रखा तो विनम्र गाओ फैंग भी सुर्खियों में आ गए। गाओ फैंग को लगा कि लियू जी ही उसका उद्धार करता है और वह जानता था कि लियू जी ने जुओ मिंग को गाओ फैंग की मदद करने के लिए कहा था। गाओ फैंग का व्यक्तित्व बहुत ही उग्र था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे लियू जी के कंधे को थपथपाया और लियू जी को अपने करीब खींच लिया। लियू जी ने खुद को खींचने दिया और गाओ फैंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। गाओ फैंग और लियू जी ने दो दोस्तों का जो चित्र बनाया उससे महल के बाहर लोगों का खून खौल उठा। भीड़ को याद आया कि गाओ फैंग और चीफ गार्ड यी के शिष्य एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी अब वे वास्तविक भाइयों की तरह व्यवहार कर रहे थे। जो युवा शिष्य समूह में शामिल होना चाहते थे लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, उन्हें अब अपनी डरपोकता पर पछतावा हो रहा था। भले ही वे समूह में शामिल होने में असफल रहे और चीफ गार्ड ये के शिष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सके जैसे कि गाओ फैंग अब जा रहे थे, चीफ गार्ड ये के शिष्य को कुछ शब्द कहने में सक्षम होने से उन्हें अपने बड़ों का पक्ष मिल जाता और उन्हें अपने परिवार में उच्च पद पर चढ़ने की अनुमति मिल जाती। एक चौकोर चेहरे वाला आदमी मिडनाइट पैलेस के अंदर से गाओ फैंग को घूर रहा था। जब उसने गाओ फैंग को खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गईं। चौकोर चेहरे वाला वह आदमी गाओ फैंग का पिता गाओ पेई था। गाओ पेई ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं गाओ फैंग के साथ बहुत नर्म हो गया हूँ। हालांकि गाओ पेई को नहीं लगता था कि गाओ फैंग को राजघराने के किसी सदस्य के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की कोई उम्मीद थी, फिर भी गाओ फैंग उनका एकमात्र पुत्र था जो अंततः गाओ परिवार का उत्तराधिकारी बना। अब राज परिवार के 13 सदस्यों पर अच्छी छाप छोड़ना अनिवार्य था। जब गाओ पेई ने गाओ फैंग को देखा तो उसे लगा कि उसने गाओ फैंग को जो भी सलाह दी थी वह सब व्यर्थ हो गई थी। जब गाओ पेई मोपेड चला रहा था तब नाइट लीनिंग मून ने कहा, जो मानक स्पिरिट गार्ड्स मास्क पहने हुए है वह मेरा शिष्य है। नाइट लीनिंग मून ने अपने घूंघट के पीछे से लियू जी को देखते हुए मुस्कुराए। नाइट लीनिंग मून को लियू जी को अपना शिष्य स्वीकार किए हुए केवल 2 महीने ही हुए थे। पिछले 2 महीनों में नाइट लीनिंग मून लगातार लियू जी की शक्ति बढ़ाने में मदद कर रही थी। वह लंबे समय से मास्टर नहीं थी और उसे अभी तक लियू जी के जीवन पर ध्यान देने का समय नहीं मिला था, इसलिए वह नहीं जानती थी कि उसके दोस्त कौन थे। वह केवल इतना जानती थी कि लियू जी लिन युआन की काफ़ी परवाह करता था और वह उसकी इस हद तक परवाह करता था कि वह उसका विश्वास था। अब जब उसने उसे अपनी उम्र के अन्य लोगों के साथ देखा तो नाइट लीनिंग मून को बहुत खुशी महसूस हुई। नाइट लीनिंग मून जानती थी कि लियू जी ने 3 साल एक अंधेरी जगह में बिताए थे। कम से कम अब उसे देखकर वह जानती थी कि उस अंधेरे समय के कारण उसका व्यक्तित्व खराब नहीं हुआ था। हालांकि वह शायद ही कभी बोलती थी, लेकिन नाइट लीनिंग मून ने अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, मेरे शिष्य के साथ जो लड़का है वह आपके बेटों में से एक होना चाहिए, है न? मैं मार्शल स्टेज में उसका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ। गाओ पेई सोच रहा था कि वह गाओ फैंग को कैसे एक अच्छा सबक सिखाए ताकि उसे याद रहे कि उसे हर समय इतना मुस्कुराता नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसके बेटे के पास खड़ा व्यक्ति चीफ गार्ड ये का शिष्य था तो गाओ पेई का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए पलकें झपका रहा था, यह मेरा बेटा है, बढ़िया काम किया। हालांकि गाओ पेई उलझन में था क्योंकि उसने कभी गाओ फैंग को ये कहते नहीं सुना था कि वह चीफ गार्ड ये के शिष्य से परिचित था। अपने बेटे के व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें लगातार इसके बारे में बोलते रहना चाहिए था। इससे पहले कि गाओ पेई अपनी खुशी व्यक्त कर पाता, उसने सुना कि चीफ गार्ड ये ने आगे क्या कहा था।
उसके शब्दों ने गाओ पेई को परेशान कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को मार्शल स्टेज में भाग लेने पर जोर दिया था क्योंकि वह गाओ फैंग को ये बताना चाहते थे कि उनकी टीम में गंभीर सीमाएं थीं। जब वे घर पर होते थे तो गाओ पेई कई बार गाओ फैंग को अपनी टीम के साथ हुए मुद्दे के बारे में बताता था। हालांकि वह अपने बेटे के साथ बहस में कभी नहीं जीत सका। इस प्रकार वह चाहता था कि गाओ फैंग मार्शल स्टेज में भाग ले ताकि उसे अपनी सीमाओं से उत्पन्न कमजोरी का अच्छा स्वाद मिल सके। उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनके बेटे का उल्लेख चीफ गार्ड ये ने किया था, जिन्होंने ये भी कहा था कि वह उनके प्रदर्शन का इंतजार कर रही थीं। हालांकि गाओ पेई की अभिव्यक्ति लगातार अप्राकृतिक होती जा रही थी। मेरा बेटा किस तरह का? चीफ गार्ड ये के शब्दों ने गाओ फैंग को सुर्खियों में ला दिया था। जब गाओ फैंग मंच पर चढ़ा और उसकी बुरी तरह पिटाई की गई तो चीफ गार्ड ये की उससे जुड़ी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। जबकि गाओ पेई अपनी चिंताओं में उलझा हुआ था, गाओ फैंग और लियू जीजुओमिंग के पीछे आ गए थे। लियू जीजुओमिंग के पास गए और कुछ फुसफुसाया, जिस पर जुओमिंग ने सिर हिलाया और कहा, मार्शल स्टेज के लिए कुल 75 प्रतिभागी हैं। अगर कोई और शामिल नहीं होता है तो मैं मार्शल स्टेज के नियमों की घोषणा करूंगा। मार्शल स्टेज अब शुरू होगा। जोंगजे को पहले से ही पता था कि लियू जी चीफ गार्ड ये का शिष्य था। जब जोंगजे ने लियू जी को देखा तो वह युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई दिया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जल्द ही उसने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे हाथ मारा और खुद से कहा कि वह आवेगशील न बने। यदि वह मार्शल स्टेज में भाग लेता तो वह मार्शल आर्ट स्टेज में भाग नहीं ले पाता। चूंकि कोई और आगे नहीं आया, जुओमिंग ने कहा, फिर मार्शल स्टेज आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। मैं मार्शल स्टेज पर खड़े होने के लिए एक व्यक्ति को चुनूंगा और बाकी लोग जब चाहें चुनौती देने का विकल्प चुन सकते हैं। जब हर कोई लड़ाई को चुनौती देने के अपने मौके का इस्तेमाल कर लेगा तो मार्शल स्टेज खत्म हो जाएगा। मार्शल स्टेज पर खड़ा आखिरी व्यक्ति विजेता होगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान का फैसला लगातार जीत की संख्या के आधार पर किया जाएगा। जब शिष्यों की युवा पीढ़ी ने जुओमिंग की बातें सुनी तो उनके भाव बदल गए। मार्शल स्टेज के नियम थोड़े असामान्य थे। आखिरी में खड़ा होने वाला व्यक्ति विजेता होगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान का फैसला लगातार जीत की संख्या के आधार पर होगा। इसका मतलब यह है कि किसी को बाद में मंच पर प्रवेश करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पिछली लड़ाइयों में थक न जाएं। वहां उपस्थित अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों को पता था कि एक दूसरे कितने शक्तिशाली हैं और उनके पास क्या क्या योग्यताएं हैं। इसलिए मार्शल स्टेज पर खड़ा कोई भी व्यक्ति एक जीवित लक्ष्य बन जाएगा, जिसे नए प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से मंच से नीचे गिरा दिया जाएगा। ऐसे में असली सवाल ये था कि मार्शल स्टेज में प्रवेश करने का सही समय कब था। जबकि अन्य लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि उन्हें मंच पर कब आना चाहिए, गाओ फैंग खुशी से झूम रहा था। उसे लगा कि अगर वह लियू जी के मंच पर आने तक इंतजार करेगा तो वह आत्मसमर्पण कर सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे लियू जी उसके आत्मसमर्पण को अस्वीकार कर दे और वह खुद को मार से बचा सकता था। जब गाओ फैंग खुशी से अंदर ही अंदर नाच रहा था, तभी हवा का एक झोंका उसे खींच कर ले गया। जब तक उसे होश आया, उसने स्वयं को मार्शल स्टेज पर पाया। फैंग मार्शल स्टेज के केंद्र में पूरी तरह से हतप्रभ भाव से खड़ा था। जब हवा का झोंका उसे घसीट कर ले गया था तो वह थोड़ा घबरा गया था। लेकिन अब जब वह मंच के बीच में खड़ा था तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। जुओमिंग ने उसे मार्शल स्टेज में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति चुना था। गाओ फैंग की पिछली खुशी तीव्र चिंता में बदल गई थी, जिससे उसका चेहरा सिकुड़ गया था और वह लगभग निराशा में चिल्ला पड़ा। लियू जी ने मंच पर अजीब तरह से खड़े गाओ फैंग को देखा और अपनी आंखें झपकाईं। उसने जुओमिंग को केवल एक सरल बात कही थी, चाचा जुओ, अगर गाओ फैंग आपकी ओर देखकर सिर हिलाता है और आत्मसमर्पण कर देता है तो इसे ऐसे समझिए कि वह हार मान रहा है और उसे मंच से बाहर जाने दीजिए। लियू जी के निर्देश में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह मार्शल स्टेज के नियमों के बारे में जानने से पहले की बात है। जब जुओमिंग ने लियू जी के शब्दों के पीछे के अर्थ का विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि गाओ फैंग मजबूत नहीं था। यदि ऐसा था तो वह समझ नहीं पा रहा था कि गाओ फैंग मार्शल स्टेज में क्यों भाग लेगा। लेकिन चूंकि लियू जी ने जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया था, इसलिए जुओमिंग इस कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। मार्शल स्टेज के नियम ऐसे बनाए गए थे कि जो लोग बाद में इस स्टेज में प्रवेश करेंगे वे अधिक शक्तिशाली होंगे। इस प्रकार जुओमिंग चाहता था कि गाओ फैंग सबसे पहले प्रवेश करे ताकि वह अपनी शक्ति की कमी के बावजूद कुछ लड़ाइयां जीत सके। जब उसने लियू जी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो जुओमिंग ने उसे मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यदि लियू जी ने मानक स्पिरिट गार्ड्स मास्क नहीं पहना होता तो वह अपना चेहरा थपथपा लेता। मंच पर अचंभित गाओ फैंग को देखते ही लियू जी ने गाओ फैंग को चुनौती देने के लिए सबसे पहले आगे आने का फैसला किया। वह गाओ फैंग को अपनी अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम बना सकेगा। लियू जी को पता था कि गाओ फैंग विशुद्ध रूप से एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी।
जब गाओ फैंग ने अपने सभी सहायक प्रकार के फे का उपयोग कर लिया तो उसके लिए आत्मसमर्पण करना उचित प्रतीत हुआ। लियू जी ने मार्शल स्टेज में कीट रानी को बुलाने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि यह विकसित हो जाएगा, कीटों के समुद्र को सक्रिय कर देगा और पूर्ण युद्ध मोड में चला जाएगा। यदि वह इस तरह से लड़ता तो उसके लिए मानक स्पिरिट गार्ड्स मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं होता। कीटों की रानी और कीटों के समुद्र के माध्यम से दूसरों के लिए उसे पहचानना आसान होगा। यद्यपि कीट रानी के समान एक से अधिक परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप अस्तित्व में थे, फिर भी दो कीट रानियों के लिए समान क्षमताएं रखना असंभव था। लियू जी ने कीट रानी की कार्सिनोमा फे को नियंत्रित करने की नई शक्ति का उपयोग मार्शल स्टेज में लड़ने के लिए अंतिम हथियार के रूप में अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए करने का इरादा किया था। मार्शल स्टेज पर कई लड़ाइयों के बाद ही कार्सिनोमा फे का सबसे अधिक प्रभाव होगा। यदि मार्शल स्टेज में प्रत्येक लड़ाई के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो सके तो उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ना कठिन नहीं होगा। वह तब भी भयभीत नहीं था जब किसी को लड़ाई के दौरान पता चल जाता कि वह कीट रानी के माध्यम से कार्सिनोमा फे को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि उसने मियाओ जुओ के साथ टकराव के दौरान केवल 8 मृत आत्मा दानव कीटों में से एक को ही दिखाया था। जैसे ही लियू जी मार्शल स्टेज पर कदम रखने वाले थे, किसी और ने उनसे पहले ही कदम बढ़ा दिया। गाओ फैंग के लिए लियू जी घबरा गए। जुओ मिंग को नहीं पता था कि लियू जी क्या सोच रही थी। जब जुओ मिंग ने किसी को मार्शल स्टेज पर कदम बढ़ाते देखा तो उसने कहा, मार्शल स्टेज का पहला चरण शुरू होने दो। लड़ाई के नियम स्टार वेब के सेलेस्टियल सीढ़ी के नियमों के समान ही होंगे। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स और सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स पीछे हट सकते हैं और पहले फे को बुला सकते हैं। गाओ फैंग ने जल्दी से कहा, मैं एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर हूं। मैं हमारे बीच कुछ दूरी बनाना चाहता हूं। गाओ फैंग ने गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने सामने खड़े मोटे आदमी का सामना संकल्प के साथ किया। हालांकि वह मार्शल स्टेज पर पिटना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब वह यहां आ गया था तो वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह नहीं जानता था कि वह मोटा आदमी कौन था, लेकिन उसके आत्मा क्यूई कपड़ों पर बने चिन्ह को देखकर गाओ फैंग को पता था कि वह किसी शीर्ष गुट का शिष्य, एक शीर्ष गुट के शिष्य के रूप में एक अनुभवी गुट के शिष्य द्वारा पीटे जाने के विचार ने गाओ फैंग को सम्मान के साथ हारने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया। हारने का सबसे सम्मानजनक तरीका मार्शल स्टेज पर अपनी योग्यता साबित करना था। गाओ फैंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके पैरों के पास दो बड़े हल्के हरे रंग के लिली खिल गए। दो बड़ी हल्की हरी लिली से आत्मा तरल जैसे फव्वारे फूट पड़े और पूरा मार्शल स्टेज आत्मा क्यूई की एक बड़ी मात्रा में लिपटा हुआ था। यद्यपि आत्मा क्यूई ने मार्शल स्टेज पर आत्मा क्यूई की सांद्रता में वृद्धि नहीं की, लेकिन इसने आत्मा क्यूई का एक झोंका अवश्य उत्पन्न कर दिया। उसी समय दो लिली के फूलों के सामने एक बड़ा गुड़हल का फूल खिल गया। गुड़हल से एक हवा उत्पन्न हुई जिसने आत्मा के तरल के दो फव्वारों को धागे में ढाल दिया, जो आत्मा क्यूई की एक धारा बन गई जो गुड़हल के ऊपर चक्कर लगा रही थी। अचानक सभी दिशाओं में बहने वाली आत्मा क्यूई वापस आ गई और गाओ फैंग के सामने एकत्र हो गई। लिन युआन ने गाओ फैंग द्वारा बुलाए गए फेस की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। ब्रीज हिबिकस गाओ फैंग का मूल परी था, लेकिन दो स्पिरिट फाउंटेन लिली को लिन युआन से फ्लोटिंग आइलैंड वेल और 3 युवा एलिमेंटल शेलफिश के लिए व्यापार किया गया था। गाओ फैंग ने लिन युआन से एक पीला स्प्रिंग लिली भी प्राप्त किया था जिसे उसने अभी तक नहीं बुलाया था। उसने लिन युआन को उन 2 इच्छाशक्ति रूनों के बारे में बताया था जिन्हें उसने समझ लिया था। ब्रीज हिबिकस प्लेटिनम 7 फैंटेसी 2 था। स्पिरिट स्प्रिंग लिली में से कोई भी फैंटेसी नस्ल नहीं थी, बल्कि वे सिल्वर एक्सप्लीजेन थीं। चूंकि उनके ग्रेड विकसित नहीं हुए थे, इसलिए गाओ फैंग जानबूझकर उनके ग्रेड को दबा रहा होगा। ये संभावना थी कि गाओ फैंग उन्हें काल्पनिक नस्ल में विकसित करना चाहता था। उनके ग्रेड को दबाने का कोई और कारण नहीं था। इसका मतलब यह था कि पीली स्प्रिंग लिली पहले से ही काल्पनिक नस्ल की थी। जब लिन युआन ने गाओ फैंग द्वारा बुलाए गए फेस की जांच की तो मिडनाइट पैलेस के बाहर सभी युवा पीढ़ी के शिष्यों के चेहरे पर क्या आप मजाक कर रहे हैं वाला भाव था। यद्यपि गाओ फैंग द्वारा बुलाए गए 3 परी कमजोर नहीं थे, लेकिन उनमें लड़ने की शक्ति का अभाव था। गाओ फैंग अपने प्रतिद्वंद्वी के परियों को आध्यात्मिक शक्ति की अधिक आपूर्ति करके उन्हें मारने की योजना नहीं बना रहा था, है ना? भले ही गाओ फैंग ने अपना दिमाग खो दिया हो, लेकिन वह योजना कभी काम नहीं करेगी। जब कोई परी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होती थी तो आत्मा क्यूई को पुनः भरने वाली क्षमताएं उस पर काम नहीं करती थीं। ये सामान्य ज्ञान था और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि गाओ फैंग इससे अनजान रहे। इस प्रकार उसके कार्य बाकी युवा शिष्यों को भ्रमित कर रहे थे। यहाँ तक कि मिडनाइट पैलेस के अंदर शीर्ष और अनुभवी गुट के नेता भी गाओ पेई की ओर देखने लगे जब उन्होंने देखा कि गाओ फैंग क्या कर रहा था। नाइट लीनिंग मून ने मार्शल स्टेज पर गाओ फैंग को मनोरंजन के साथ देखा।
उसने कहा था कि वह मार्शल स्टेज पर गाओ फैंग के प्रदर्शन का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह विशुद्ध रूप से सहायक प्रकार की क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था और वह उनका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं देख पा रही थी। गाओ फैंग ने अपना हाथ उठाया और पीले वसंत लिली को बुलाने वाला था जब उसके हाथ रुक गए। पीली स्प्रिंग लिली उसका गुप्त हथियार था। उसने अपने पिता को यह भी नहीं बताया था कि उसने येलो स्प्रिंग लिली का अनुबंध किया है, और एक पल के चिंतन के बाद उसने मार्शल स्टेज पर येलो स्प्रिंग लिली का प्रदर्शन नहीं करने का फैसला किया। ये ठीक होता यदि पीली स्प्रिंग लिली उसे उसकी दयनीय स्थिति से बचा लेती, लेकिन वर्तमान स्थिति ये थी कि पीली स्प्रिंग लिली को बुलाने से उसकी जीत की संभावना थोड़ी भी नहीं बढ़ेगी। उस समय क्रोधी दिखने वाले आयरन प्रिजन ने सिकाडा सॉन्ग की ओर देखा और कहा, तुमने भी उस लड़के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 3 फे में से 2 को अनुबंधित किया है। ऐसा लगता है कि तुम किस्मत वाले हो। सिकाडा सॉन्ग ने आयरन प्रिजन के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। सिकाडा सॉन्ग एक सहायक प्रकार का स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। वास्तव में वह परम सॉफ्टकोर सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। लेकिन जब उसने गाओ फैंग द्वारा बुलाए गए फेया को देखा तो उसे लगा कि गाओ फैंग चतुर नहीं था। सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टकोर सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने के लिए व्यक्ति को रणनीतिक रूप से नर्म होना चाहिए ताकि कोमलता की भरपाई हो सके। एक सॉफ्टकोर सपोर्ट प्रकार का स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनना केवल तभी संभव था जब किसी के पास एक अपूरणीय रणनीतिक योजना हो। सिकाडा सॉन्ग ने आयरन प्रिजन के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उनके पीछे के शीर्ष और अनुभवी गुटों के नेता उत्तेजित हो गए थे। फोन के दूसरी ओर मौजूद राजपरिवार के 12 सदस्यों और बुजुर्ग व्यक्तियों में से आयरन प्रिजन और सिकाडा सॉन्ग वे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने शिष्यों को स्वीकार करने के अपने इरादे के कारण नेताओं का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। भाग्यशाली शब्द सुनते ही भीड़ ने तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया। हालांकि गाओ पेई के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। वह हमेशा से गाओ फैंग द्वारा चुने गए रास्ते से नाखुश था। वह गाओ फैंग द्वारा बुलाए गए फेयर से प्रभावित नहीं था और उसने नहीं सोचा था कि उसका बेटा सिकाडा सॉन्ग की नज़र में आ जाएगा। जुओ मिंग के मुंह का कोना फड़क उठा जब उसने गाओ फैंग को देखा और उसने एक नज़र लियू जी पर डाली। जब उसने गाओ फैंग द्वारा बुलाए गए फेयर को देखा तो जुओ मिंग को पता था कि अच्छे इरादों से किए गए उसके कार्य विपरीत परिणाम देने वाले थे। गाओ फैंग के सामने खड़ा मोटा आदमी उस समय बहुत खुश हुआ जब उसने उन परियों को देखा जिन्हें गाओ फैंग ने बुलाया था और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। वांग आन अपने बड़ों के सामने खुद को साबित करने और अपने भाई बहनों पर बढ़त हासिल करने के लिए मार्शल स्टेज में भाग ले रहा था। उसने पहले गाओ फैंग को चुनौती देने के लिए आगे आने का फैसला किया था क्योंकि वह जानता था कि गाओ फैंग एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि गाओ फैंग ने क्या फेस अनुबंधित किया था, और यह केवल अब था कि उसने पाया कि गाओ फैंग दुर्लभ सॉफ्टकोर समर्थन प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों में से एक था। अब गाओ फैंग पूरी तरह से उसकी दया पर था और वांग आन गाओ फैंग के 3 फूलों की शक्ति का उपयोग कर सकता था। वांग आन ने जोर से हंसते हुए अपना हाथ हिलाया और उन 4 परियों को बुलाया जिनसे उसने अनुबंध किया था। चूंकि उसे गार्ड ये भोज में भाग लेने के लिए चुना गया था, इसलिए वांग एन के पास कुछ तरकीबें होनी चाहिए थीं। उसने जो सबसे शक्तिशाली परी बुलाया वह प्लेटिनम आई एक्स फैंटेसी आई ब्लिज़र्ड टंग। दूसरा सबसे शक्तिशाली प्लेटिनम एफ फैंटेसी आई ग्लेशियर सबमर्ज्ड शार्क था। शेष 2 फे सिल्वर एक्स लीजेंड थे, बिल्कुल गाओ फैंग की स्पिरिट स्प्रिंग लिलीज की तरह। वांग आन ने जो परी बुलाई थी वह गाओ फैंग द्वारा बुलाई गई परियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वांग आन को पता था कि अगर वह अपनी सबसे अच्छी छाप छोड़ना चाहता था तो उसे दौड़ते हुए गेट से बाहर आना होगा और एक ही हमले में अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। आपातकालीन सहायक के रूप में जुओ मिंग के साथ वांग एन को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना पड़ा। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसका हमला गाओ फैंग को घायल कर देगा। लिन युआन की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने वांग एन द्वारा बुलाए गए फे को देखा। वांग एन का उच्चतम स्तर का फे प्लेटिनम आई एक्स फैंटेसी आई ब्लिज़र्ड टंग शेलफिश था। हालांकि सबसे शक्तिशाली परी प्लेटिनम एफ फैंटेसी आई ग्लेशियर जलमग्न शार्क थी। ग्लेशियर जलमग्न शार्क एक अत्यंत दुर्लभ गहरे समुद्र में पाई जाने वाली परी थी तथा उत्तरी गहरे समुद्र में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ शार्क प्रजाति परी थी। ग्लेशियर जलमग्न शार्क से निकली ठंडी हवा के विस्फोट से तुरंत ग्लेशियर का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा जिस ग्लेशियर जलमग्न शार्क को वांग आन ने अनुबंधित किया था उसके पास प्रभावशाली विशिष्ट कौशल था। पहला विशिष्ट कौशल था बर्फ की परत को काटना, जो ग्लेशियर में डूबे शार्क को बर्फ की परत के नीचे छिपने तथा बर्फ को तोड़ने के लिए अपने शरीर की पूरी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देता था। दूसरा विशिष्ट कौशल रेवेंस फ्रिजिडिटी था, जो ग्लेशियर जलमग्न शार्क को अन्य बर्फ प्रकार के परियों से ठंडी क्यूई का उपभोग करने की अनुमति देता था, जिससे वह अपनी हमलावर शक्ति बढ़ा सकता था। जब लिन युआन ने इन 2 विशिष्ट कौशलों को देखा तो उसे पता चला कि ग्लेशियर जलमग्न शार्क अपने स्तर से ऊपर लड़ सकती है।
हालांकि आइस लेयर का दंश एक हमले के लिए ग्लेशियर डूबे शार्क के शरीर की सारी शक्ति का उपयोग कर सकता था, लेकिन जो फे अपने ग्रेड से ऊपर लड़ सकते थे उनमें बहुत अधिक क्षमता थी। उस समय लिन युआन ने तेजी से सांस ली क्योंकि उसने प्लेटिनम आई एक्स फैंटेसी आई ब्लिजर्ड टंग शेलफिश को अपना खोल खोलते हुए देखा, जिससे उसका नर्म मांस बाहर आ रहा था। वांग आन ने प्लेटिनम ए फैंटेसी आई ग्लेशियर जलमगन शार्क को रेवेंस फ्रिजिडिटी का उपयोग करके ब्लिजर्ड टंग शेलफिश के मांस को काटने का निर्देश दिया। लिन युआन को अचानक समझ आ गया कि वांग आन क्या करने की कोशिश कर रहा था। वांग आन चाहता था कि ग्लेशियर में डूबी शार्क बर्फ की परत पर सबसे शक्तिशाली प्रहार करने से पहले बर्फीली जीभ वाले शेलफिश का मांस खा जाए। उपस्थित सभी लोग बिना किसी पछतावे के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले थे। हालांकि वांग एन की हरकतें हाथ से ज्यादा बढ़ गई थीं। ये स्टार वेब नहीं था और ग्लेशियर जलमगन शार्क इसे खाकर ब्लिजर्ड टंग शेलफिश को वास्तविक क्षति पहुंचा सकती थी। वांग आन अपने परी के प्रति अत्यंत क्रूर था। लिन युआन अपने परियों के प्रति इतना बर्बर कभी नहीं होगा। वांग आन की कार्रवाई का उद्देश्य जीत सुनिश्चित करना था। जिस तरह से वांग आन ने ग्लेशियर डूबे हुए शार्क को ब्लिजर्ड टंग शेलफिश खाने का आदेश देने से पहले पलक भी नहीं झपकाई, उससे ये स्पष्ट था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। वांग आन ने ग्लेशियर जलमगन शार्क को खाने से तभी रोका जब ब्लिजर्ड टंग शेलफिश लगभग मरणासन अवस्था में पहुंच गई। गाओ फैंग ने जब देखा कि वांग आन ने क्या किया तो वह भौंचक्का रह गया। उसे यह पसंद नहीं आया कि वांग आन उसके परियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसी समय गाओ फैंग की आंखों में एक चमक दिखाई दी। ग्लेशियर में डूबे शार्क, बर्फ की परत पर वार करो, वांग आन चिल्लाया। जिस क्षण वांग आन ने अपना आदेश जारी किया, पूरा मार्शल स्टेज कठोर बर्फ की परत से ढक गया। ग्लेशियर जलमगन शार्क बर्फ के नीचे गोता लगाती है और बर्फ के नीचे छायाएं दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था मानो छाया किसी भी समय बर्फ को तोड़कर गाओ फैंग पर घातक हमला कर देगी। ज़ुओ मिंग भी गाओ फैंग की रक्षा के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि मार्शल स्टेज का पहला मैच लगभग तय हो चुका है। जैसे ही बर्फ के नीचे की छाया गाओ फैंग की ओर बढ़ी, उसने अपना हाथ लहराया और फुसफुसाया, पीली वसंत लिली, आत्मा धोने वाले वसंत सूप और पीले वसंत परिवर्तन का उपयोग करें। गाओ फैंग के आदेशों ने ज़ुओ मिंग को झिझकने पर मजबूर कर दिया। जब ज़ुओ मिंग ने युद्ध की स्थिति की बारीकी से जांच की तो उसने गाओ फैंग को बचाने के लिए आगे न आने का फैसला किया। बर्फ के टूटने की जोरदार आवाज गूंजी और बर्फीली धुंध ने गाओ फैंग को ढक लिया, जिससे वह नजरों से ओझल हो गया। बर्फ की धुंध छंटने के बाद भीड़ ने देखा कि वांग एन का ग्लेशियर डूबा हुआ शार्क ब्लिजर्ड टंग शेलफिश से टकरा गया था। चूंकि बर्फ की परत के दंश ने ग्लेशियर में डूबे शार्क की सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, इसलिए अब वह लड़ने की शक्ति से पूरी तरह रहित हो गई थी। जमीन पर पड़े ग्लेशियर डूबे शार्क में 2 बड़े छेद थे और यह स्पष्ट था कि ये छेद ब्लिजर्ड टंग शेलफिश के 2 तलवार जैसे उभारों के कारण हुए थे। ब्लिजर्ड टंग शेलफिश भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। ग्लेशियर में डूबे शार्क के काटने से इसका खोल टुकड़ों में बंट गया था, जिससे अंदर का मांस बाहर आ गया था। हालांकि प्लेटिनम आई एक्स फैंटेसी आई ब्लिजर्ड टंग शेलफिश जीवित रहने में कामयाब रही, क्योंकि यह मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं के साथ पैदा हुई थी और ग्लेशियर सबमर्ज्ड शार्क की तुलना में उच्च श्रेणी की थी। अब जब ब्लिजर्ड टंग शेलफिश का मांस उजागर हो गया तो गाओ फैंग के 4 फूल उभर आए। गाओ फैंग ब्लिजर्ड टंग शेलफिश के स्राव में ढका हुआ था और काफी दयनीय लग रहा था, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने बमुश्किल बची हुई ब्लिजर्ड टंग शेलफिश को गाओ फैंग के पैरों के पास 2 सिल्वर एक्स लीजेंड पर कोल्ड आइस स्नो स्पाइक्स का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उस समय वांग एन हाल ही में हुई घटना से सदमे में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लिजर्ड टंग शेलफिश कैसे ठीक हो गई और वह गाओ फैंग की रक्षा क्यों कर रही थी। केवल 2 सिल्वर एक्स लीजेंड फे के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वांग एन कोल्ड आइस स्नो स्पाइक्स के खिलाफ खुद का बचाव कर सके। ज़ुओ मिंग एक झटके में मार्शल स्टेज पर दिखाई दिए और कोल्ड आइस स्नो स्पाइक्स को तोड़ दिया, इससे पहले कि वह गाओ फैंग की बाहों में मुरझाए पीले लिली को विस्मय में देखते। पहले मैच के लिए मौजूदा प्रतिभागी जीतता है। गाओ फैंग के पास अब एक लगातार जीत है। लिन युआन ने ट्रू डेटा का उपयोग पीले स्प्रिंग लिली की जांच करने के लिए किया, जिसे गाओ फैंग ने लड़ाई के बाजी पलटने के लिए अचानक बुलाया था। फे नाम पीली स्प्रिंग लिली। फे प्रजाति गुलाबी कोर प्रजाति लिली प्रजाति। फे ग्रेड प्लेटिनम 5/10। फे प्रकार लकड़ी। फे क्वालिटी फैंटेसी आई। क्षमताएं कोर हॉट खुशबू पंखुड़ियां एक मजबूत सुगंध छोड़ेंगी जो आत्मा क्यूई में बदल जाएगी और लक्ष्य द्वारा अवशोषित होने पर समाप्त हो चुकी आत्मा क्यूई को फिर से भर देगी। पराग से भरा पंखुड़ी के केंद्र में पराग प्रतिदिन आत्मा क्यूई को अवशोषित करेगा और आध्यात्मिक शक्ति से भरा पराग एक क्षमता की शक्ति को बढ़ाने के लिए जारी किया जा सकता है। पीली स्प्रिंग आंख एक पीली स्प्रिंग आंख को लक्ष्य पर लगाया जाएगा और पीली स्प्रिंग लिली लक्ष्य की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने के लिए पीली स्प्रिंग आंख के माध्यम से लक्ष्य को आध्यात्मिक शक्ति हस्तांतरित करेगी।
पीला स्प्रिंग परिवर्तन। जब कोई लक्ष्य जिस पर पीली स्प्रिंग आंख लगाई जाती है वह मृत्यु के निकट की स्थिति में होता है, तो पीली स्प्रिंग आंख लक्ष्य के शरीर में प्रवेश करेगी और परी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए खुद को बलिदान कर देगी। परजीवी पुनरुद्धार। जब पीली स्प्रिंग लिली की सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी तो यह एक बीज में बदल जाएगी जिसे एक समान प्रकार के फे में लगाया जा सकता है। ये खुद को ठीक करने के लिए फे से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करेगा। विशिष्ट कौशल। आत्मिक पौधे का प्रवेश। जड़ें उसी प्रकार के दूसरे पौधे के चारों ओर लिपट जाएंगी जिससे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति निकलेगी जिसे पंखुड़ियों में स्थानांतरित करके क्षमताओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। वॉश सोल स्प्रिंग सूप। येलो स्प्रिंग लिली अपने पराग में मौजूद आत्मा को धोने की क्षमता के जरिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके फे को पुनर्जीवित और नियंत्रित कर सकती है। इसका असर तब तक रहेगा जब तक फे फिर से मृत्यु के करीब पहुंच नहीं जाता। लिन युआन ने जब येलो स्प्रिंग लिली के सच्चे डेटा को देखा तो वह अपनी जांघ पर हाथ मारने से खुद को रोक नहीं सका। येलो स्प्रिंग लिली ने फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के बाद जो विशेष कौशल हासिल किए थे वे बहुत शानदार थे। जब गाओ फैंग ने पहली बार येलो स्प्रिंग लिली प्राप्त की थी तो यह कांस्य एक्स एपिक था। इस प्रकार लिन युआन को पीले स्प्रिंग लिली के विशेष कौशल एंटर स्पिरिट प्लांट के बारे में पता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वॉश सोल स्प्रिंग सूप येलो स्प्रिंग लिली को न केवल उसी पक्ष के फे को मृत्यु की स्थिति से पुनर्जीवित करने की अनुमति देगा बल्कि प्रतिद्वंद्वी फे को भी पुनर्जीवित करेगा। यह इस प्रक्रिया में प्रतिद्वंद्वी के फे को नियंत्रित करने में भी सक्षम था। जब तक उसके पास येलो स्प्रिंग लिली थी, गाओ फैंग एक अत्यंत सक्षम सॉफ्टकोर सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर था। गाओ फैंग ने अपने हाथों की जांच की और उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई। सबसे पहले उसने लियू जी की ओर हाथ हिलाया, फिर लिन युआन की ओर हाथ हिलाया और चिल्लाया, मैं वास्तव में जीत गया। वह व्यक्ति जो गाओ फैंग के नुकसान के बारे में सबसे अधिक आश्वस्त था वह गाओ पेई था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि गाओ फैंग के पास प्लेटिनम वीक फैंटेसी आई पीली स्प्रिंग लिली थी। गाओ पेई सदमे में था। सिकाडा सॉन्ग आयरन प्रिजन को देख रहा था। उसकी मुस्कुराती आंखों में भी एक अलग भावना थी। तुम सही कह रहे हो, ये लड़का मेरे साथ किस्मत से ही जुड़ा है। मुस्कुराते हुए आंखों वाला आदमी बोलते हुए अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपथपा रहा था। आयरन प्रिजन, जो सिकाडा सॉन्ग को अच्छी तरह से जानता था, तुरंत बता सकता था कि सिकाडा सॉन्ग बहुत खुश है। सिकाडा सॉन्ग के शब्दों ने शीर्ष और अनुभवी गुटों के नेताओं को गाओ पेई की ओर आश्चर्य और ईर्ष्या से देखने पर मजबूर कर दिया। गाओ पेई का आश्चर्य अब अकथनीय उत्साह के साथ मिश्रित हो गया था। यद्यपि सिकाडा सांग हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसकी आंखों में हमेशा खुशी की चमक रहती थी, फिर भी वह शीर्ष गुटों के नेताओं के लिए बहुत ही अप्राप्य लगता था। जब आयरन प्रिजन ने कहा था कि गाओ फैंग का भाग्य सिकाडा सॉन्ग के साथ जुड़ा हुआ है तो गाओ पेई ने लगभग उपहास उड़ाया था। पिता अपने बेटों को सबसे बेहतर जानते थे। गाओ पेई को लगा कि गाओ फैंग को उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हालांकि गाओ फैंग ने एक ऐसे परी को बुलाया था जिससे उसके पिता भी परिचित नहीं थे। गाओ पेई को लगा कि घर लौटने पर उसे गाओ फैंग की अच्छी पिटाई करनी होगी। ये लड़का वास्तव में अपने पिता से कुछ छुपा रहा था। अचानक गाओ पेई स्तब्ध रह गया। उसे कई महीने पहले की बात याद आई जब गाओ फैंग ने कहा था कि वह परिवार के कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करके एक कांस्य महाकाव्य फे के लिए व्यापार करना चाहता है जिसे वह अनुबंधित कर सकता है। उसने एक द्वीप व्हेल ली थी जिसे हैच नहीं किया जा सका था और 3 युवा एलिमेंटल शेलफिश। जब उसने कुछ दिनों बाद गाओ फैंग से पूछा कि उसने क्या प्राप्त किया था तो गाओ फैंग ने 2 आत्मा वसंत लिली को बुलाया था और गाओ पेई ने उसे थप्पड़ मार दिया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि गाओ फैंग को गाओ पेई से और भी कुछ कहना था, लेकिन गाओ पेई की पिटाई के कारण उनकी बात बीच में ही रुक गई। अब गाओ पेई को अजीब लगा। फिर भी गाओ पेई ने अपनी पीठ सीधी की और शीर्ष एवं अनुभवी गुट के नेताओं द्वारा उस पर ईर्ष्या भरी नजरों से देखे जाने पर मुस्कुराया। गाओ पेई को पहले से ही अनुभवी गुटों से ईर्ष्या भरी नजरें मिलने की आदत थी। हालांकि गाओ परिवार हमेशा शीर्ष गुटों के निचले पायदान पर रहा था और हाल के वर्षों में ही उन्होंने गहरे समुद्री संसाधनों में विस्तार किया और रैंक में ऊपर चढ़ना शुरू किया। इस प्रकार शीर्ष गुटों के शीर्ष 20 नेताओं ने कभी भी उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अब जब वह उनकी ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहा था, गाओ पेई को महसूस हुआ कि उसका बेटा अविश्वसनीय था। बेशक गाओ फैंग के सभी कौशल उसके पिता की बदौलत थे। हालांकि नाइट लीनिंग मून ने कहा था कि वह गाओ फैंग के प्रदर्शन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि गाओ फैंग उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर देगा। नाइट लीनिंग मून ने गाओ फैंग की प्रशंसा करते हुए कहा, कोई अहंकार या जल्दबाजी नहीं, और उसने सबसे अच्छा अवसर पकड़ा। अगर उसे उचित प्रशिक्षण मिले तो वह निश्चित रूप से एक शीर्ष सॉफ्टकोर सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर बन सकता है। बोलते समय उसने सिकाडा सॉन्ग की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वह सिकाडा सॉन्ग को गाओ फैंग की सिफारिश कर रही थी। इससे पहले कि सिकाडा सॉन्ग जवाब दे पाता, मुश्किल से बोलने वाली मून एम्प्रेस ने कहा, ब्रीज हिबिकस स्पिरिट क्यूई को इकट्ठा करता है जबकि स्पिरिट स्प्रिंग लिली स्पिरिट क्यूई के लिए फव्वारे हैं।
येलो स्प्रिंग लिली मुख्य हथियार है जो टीम की गलती सहनशीलता को बढ़ाता है। फे की यह टीम एक बुनियादी फे सिस्टम बनाती है। सिकाडा सॉन्ग, अगर आप उसे ठीक से प्रशिक्षित करते हैं, भले ही वह रेडियंस दूत न बने, लेकिन यह बहुत संभावना है कि वह 10 रेडियंस नाइट्स में से एक बन सकता है। चंद्र महारानी के शब्दों से वहां उपस्थित सभी लोग, यहां तक कि सिकाडा सॉन्ग भी, आश्चर्यचकित रह गए। सिकाडा सॉन्ग को यह समझ में नहीं आया कि ठंडी और दूरस्थ चंद्र महारानी गाओफैंग की प्रशंसा क्यों कर रही थी। गाओफैंग में क्षमता थी और सिकाडा सॉन्ग को भी उसके बारे में अच्छी जानकारी थी। हालांकि सिकाडा सॉन्ग को नहीं लगता था कि गाओफैंग इतना अच्छा था कि उसे चंद्र महारानी से प्रशंसा मिल सके। बहरहाल, चंद्र महारानी के शब्दों ने सिकाडा सॉन्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी पांचों रेडियंस दूतों को अत्यंत कुशल लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर होना चाहिए था। गाओफैंग जैसा सॉफ्टकोर सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल कभी भी रेडियंस एनवॉय नहीं बन पाएगा, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए। हालांकि रेडियंस नाइट्स को इतने बेहतरीन होने की जरूरत नहीं थी। यदि गाओफैंग एक उपयुक्त पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध कर सकता है, तो उसके लिए भविष्य में रेडियंस नाइट बनना असंभव नहीं था। गाओ पेई अब मिडनाइट पैलेस में ईर्ष्या का केंद्र बन गया था। पहले से ही राजघराने के 3 सदस्य उसके बेटे की प्रशंसा कर चुके थे। उनकी क्षमता के बारे में की गई ये प्रशंसाएं शक्ति के बारे में की गई प्रशंसाओं से अधिक मूल्यवान मानी गईं। अन्य अनुभवी और शीर्ष गुट थोड़े निराश थे। वे इस बात से खुश थे कि 2 राजघराने के सदस्य शिष्यों को स्वीकार करने का इरादा कर रहे थे। लेकिन मार्शल स्टेज पर एक मुकाबले के बाद ऐसा लगा कि एक स्थान पर कब्जा हो गया है। चंद्र महारानी ने गाओफैंग को लिन युआन की ओर हाथ हिलाते हुए देखा और वह गर्मजोशी से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने जो कुछ कहा वह इसलिए कहा क्योंकि येलो स्प्रिंग लिली के विशेष कौशल का रणनीतिक महत्व था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वह जानती थी कि गाओफैंग लिन युआन का दोस्त था। चंद्र महारानी राजपरिवार के सदस्यों में से एक थीं जिन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया था। इसके अलावा उनकी शिष्या राजपरिवार के सभी शिष्यों में सबसे छोटी थी। इस प्रकार जब लिन युआन ने दूसरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वह नुकसान में था। जाहिर है, लिन युआन और लियू जी एक टीम थे। यदि गाओफैंग सिकाडा सॉन्ग का शिष्य बन सकता है, तो वह लिन युआन की टीम का एक और सदस्य बन जाएगा। टीम में जितने अधिक प्रभावशाली सदस्य होंगे, लिन युआन के पास उतनी ही अधिक शक्ति होगी। इसलिए चंद्र महारानी ने जो कुछ कहा था, वह लिन युआन के भविष्य को ध्यान में रखकर कहा था। लेकिन अंत में यह सिकाडा सॉन्ग पर निर्भर था कि वह गाओफैंग को अपना शिष्य स्वीकार करेगा या नहीं। गाओफैंग अभी भी अपनी जीत की खुशी से अभिभूत था। मार्शल स्टेज में भाग लेने वाले अन्य युवा शिष्य गाओफैंग को अपने पैरों तले कुचलने के लिए मंच पर कूदने के लिए उत्सुक थे। हालांकि मंच पर प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत जल्दी थी और वे गाओफैंग को हराने के बाद अगली लड़ाई में बाहर होने से डरते थे। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। एक बार जब कोई अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, तो कोई भी कमजोर व्यक्ति मंच पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। जुओ मिंग ने मानक स्पिरिट गार्ड्स वर्दी पहने एक व्यक्ति को गाओफैंग की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने का निर्देश देने के बाद जुओ मिंग ने घोषणा की, अगला चैलेंजर अब कदम बढ़ा सकता है। लियू जी एक कदम से मंच पर चढ़े। लियू जी को मंच पर आते देख गाओफैंग बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वह जानता था कि लियू जी ऐसा गाओफैंग को मार से बचाने के लिए कर रहा था। गाओफैंग को बड़ी राहत महसूस हुई। सौभाग्य से लियू जी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सुना था कि लियू जी को अपनी युद्ध संरचना पूरी तरह से बनाने से पहले कुछ लड़ाइयां लड़ने की जरूरत थी। अन्यथा अगर लियू जी को उसकी वजह से माटिया स्टेज से जल्दी बाहर कर दिया जाता तो गाओफैंग खुद को दोषी मानता। जुओ मिंग लियू जी को प्रवेश करते देख आश्चर्यचकित था, लेकिन इसने उसे दूसरी लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करने से नहीं रोका। उसने महसूस किया कि चीफ गार्ड ने लियू जी को अपना शिष्य स्वीकार करने के बाद उसकी शक्ति बढ़ाने में उसकी मदद की होगी। इसलिए जब वह रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य था, तब उसकी शक्ति दूसरे स्तर पर रही होगी। जुओ मिंग वास्तव में युवा खिलाड़ी को अपनी शक्ति प्रदर्शित करते देखने के लिए उत्सुक था। लियू जी के मार्शल स्टेज में प्रवेश करने के बाद कई प्रतिभागी आश्चर्य से हौंफने लगे। मियाओ जुओ के साथ टकराव के दौरान उसकी पहचान उजागर हो गई थी। अब जब वह दूसरी लड़ाई में प्रवेश कर रहा था, तो अन्य प्रतिभागियों को लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। गाओफैंग ने तुरंत हार नहीं मानी और आत्मसमर्पण नहीं किया। चूंकि लियू जी ने कहा था कि उसे अपनी संरचना बनाने के लिए कुछ लड़ाइयों की जरूरत है, इसलिए गाओफैंग ने उसे आधार तैयार करने में मदद की। स्वाभाविक रूप से गाओफैंग ने अपनी मंशा खुलकर नहीं बताई। इसके बजाय उसने लियू जी की ओर देखा और कहा, मुझे खुद को संभालने के लिए कुछ मिनट दीजिए। उसने फिर से लियू जी की ओर देखा और फिर झुककर ब्रीज हिबिकस और स्पिरिट स्प्रिंग लिली को जमीन में रोक दिया। इसके बाद उन्होंने थोड़ी मुरझाई हुई पीली स्प्रिंग लिली से कहा, पीली स्प्रिंग लिली, पैरासाइट रिवाइवल का उपयोग करो।
गाओ फैंग के आदेश जारी करने के बाद पीली स्प्रिंग लिली और भी अधिक मुरझा गई, इससे पहले कि वह बीज में बदल जाए और एक स्पिरिट स्प्रिंग लिली के पास गिर जाए। बीज ने स्पिरिट स्प्रिंग लिली के सिर में खुद को स्थापित कर लिया और स्पिरिट स्प्रिंग लिली की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। पीले स्प्रिंग लिली के बीज से एक स्वस्थ अंकुर उग आया। कुछ ही समय बाद गाओ फैंग ने ब्रीज हिबिकस को अन्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली द्वारा जारी स्पिरिट क्यूई में हेरफेर करने और स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट स्प्रिंग लिली में निर्देशित करने का निर्देश दिया, जिसमें पीली स्प्रिंग लिली के बीज लगाए गए थे। जब ब्रीज हिबिकस की स्पिरिट क्यूई समाप्ति पर पहुंचने वाली थी तो नव विकसित पीली स्प्रिंग लिली स्पिरिट स्प्रिंग लिली के पत्ते से अलग हो गई। गाओ फैंग को पता नहीं था कि उसने सिकाडा सॉन्ग के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया था। गाओ फैंग की स्पिरिट स्प्रिंग लिली केवल सिल्वर एक्स लीजेंड थी, लेकिन यदि उनकी शक्ति बढ़ा दी जाए तो येलो स्प्रिंग लिली भी फूल की कलियां पैदा कर सकती है जब उसके बीज को स्पिरिट स्प्रिंग लिली में से किसी एक पर लगाया जाए। यदि पीली स्प्रिंग लिली में फूल की कलियां उत्पन्न हो जाएं, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी चरम स्थिति में पहुंच गई है और वह पुनः पीली स्प्रिंग चेंज का उपयोग करने में सक्षम होगी। येलो स्प्रिंग लिली एक ऐसा परी था जो टीम की गलती सहन करने की क्षमता को बढ़ा सकता था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कारक था। अब जबकि गाओ फैंग ने यह साबित कर दिया था कि वह अपनी टीम की गलती सहन करने की क्षमता के साथ साथ रणनीतिक लाभ भी बढ़ा सकता है, तो सिकाडा सॉन्ग के चेहरे पर झिझक गायब हो गई और उसकी जगह उसकी हमेशा की मुस्कान आ गई। अपने हृदय को शांत रखते हुए उन्होंने मार्शल स्टेज का शुद्ध आनंद लेने के लिए इसे देखना शुरू कर दिया। जब लियू जी ने गाओ फैंग को अपनी ओर आंख मारते देखा तो वह तुरंत समझ गया कि गाओ फैंग क्या करने की कोशिश कर रहा था। सच कहें तो लियू जी को अब अपनी संरचना बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। बहरहाल चूंकि गाओ फैंग उसके लिए ऐसा करना चाहता था, लियू जी उस मौके को बर्बाद नहीं करने वाला था जो गाओ फैंग उसे दे रहा था। लियू जी ने अंगूठा दिखाया और 30 शील्ड लेडीबग्स मार्शल स्टेज पर उतरीं। जैसे जैसे लिन युआन ने लड़ाई को देखा, उसे लियू जी की शक्ति के स्तर का अंदाजा लग गया। ये देखते हुए कि लियू जी ने जो शील्ड लेडीबग्स बुलाए थे वे पहले ही डायमंड एक्स तक पहुंच चुके थे, लिन युआन जानता था कि लियू जी अपग्रेड रोल कर सकते हैं। इस प्रकार कीट रानी अवश्य ही डायमंड एक्स तक पहुंच गई होगी, जो एक ऐसा स्तर था जो केवल बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए ही उपलब्ध था। हालांकि लिन युआन ये जांच नहीं कर सका कि कीट रानी किस स्तर की काल्पनिक नस्ल की थी, क्योंकि एक आयामी प्रकाश कीट लियू जी के सिर के ऊपर उड़ रहा था। आयामी प्रकाश कीट उन कार्सिनोमा कीटों में से एक था जिसे लियू जी नियंत्रित करती थी। आयामी प्रकाश कीट भी डायमंड एक्स लीजेंड था, बिल्कुल मृत आत्मा दानव कीट की तरह। ये कार्सिनोमा फे का अधिकतम स्तर था जिसे कीट रानी वर्तमान में नियंत्रित कर सकती थी। आयामी प्रकाश पतंगा आयामी दीवारों को खाता है और भोजन के बाद आयामी दरारें छोड़ता है। यदि आयामी प्रकाश पतंगा आयामी दीवार का अधिक भाग नहीं खाएगा तो इससे श्रेणी एक आयामी दरार पैदा हो जाएगी, लेकिन यदि वह बेरोक-टोक खाता रहा तो संभवतः इससे वर्ग 3 आयामी दरार उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि आयामी प्रकाश पतंगे के पेट में भी इतनी जगह नहीं थी कि वह वर्ग 4 और वर्ग 5 के आयामी दरारें पैदा करने के लिए पर्याप्त भोजन कर सके। आयामी प्रकाश कीट उतना ही खतरनाक था जितना कि मृत आत्मा दानव कीट जिसे लियू जी ने बुलाया था। इसके अलावा आयामी प्रकाश पतंगे का पेट एक छोटा आयामी क्षेत्र था। लियू जी की कीट रानी उसी समय आयामी प्रकाश पतंगे में छिपी हुई थी और जब तक आयामी प्रकाश पतंगे को नहीं मारा जाता तब तक उसे खोजा नहीं जा सकेगा। लियू जी की हरकतों से उसे देख रहे अधिकांश शिष्य दंग रह गए। यह आश्चर्यजनक लग रहा था कि 30 डायमंड एक्स शील्ड लेडीबग्स लियू जी के सामने आ गए। अधिकांश लोग 5 या 6 परियों को बुला सकते थे और एक बार में 30 परियों को बुलाना हास्यास्पद लगता था। शील्ड लेडीबग एक रक्षात्मक कीट प्रजाति थी जिसकी आक्रमणकारी शक्ति बहुत कम थी। फिर भी सभी 30 शील्ड लेडीबग्स को मारना आसान नहीं था। हालांकि लियू जी का काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लियू जी की हथेली में एक सुंदर और पतली बैंगनी काली मधुमक्खी प्रकट हुई। ब्लेड क्वीन मधुमक्खी, जाओ ब्लेड वम पैदा करो, लियू जी ने बड़बड़ाया। ब्लेड क्वीन मधुमक्खी ने बड़े करीने से पंक्तिबद्ध शील्ड लेडीबग्स की ओर छलांग लगाए और प्रत्येक शील्ड लेडीबग की आंख पर डंक मार दिया। 1 मिनट से भी कम समय में सभी 30 शील्ड लेडीबग्स में अंडे दे दिए गए। ब्लेड क्वीन मधुमक्खी कमजोर होकर लियू जी की हथेली पर लौट आए और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से सूख गई थी। मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने की योजना बनाने वाले सभी शिष्य कम से कम क्लास 3 क्रिएशन मास्टर तक पहुंच चुके थे। इस प्रकार उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि डायमेंशनल लाइट मॉथ और ब्लेड क्वीन भी दोनों ही कार्सिनोमा फे थे।